नमस्कार, मैं हूँ श्रुति शर्मा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आचार्य अशोक वैदिक। और आज हम करने वाले हैं सार्थक चर्चा, जो टीनेज के बच्चों में, जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं या स्कूल पास आउट करने की स्थिति में हैं, उनके मन में जो सवाल होते हैं, आज हम उससे बात करना जा रहे हैं। जैसे करियर में क्या करें, आगे क्या करना है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार आचार्य जी। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये था कि डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? डेफिनेशन सक्सेस की जी साथियों, बिटिया भी छोटी है, नई है, और इतना भी अगर पूछ रही है तो भी इसके कॉन्फिडेंस को आप सब लोग जो है सराहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। और आपके प्रश्न का उत्तर बेटा देते हैं कि सफलता किसका नाम है। तो सफलता के विषय में जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो यही भ्रांति है कि आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ सवाल है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। तो किसी के लिए कोई सफलता है, किसी के लिए कोई सफलता है, किसी के लिए कोई सफलता है। अर्थात है क्या कि सफलता का कोई एक डेफिनेशन है ही नहीं जिसको कि ये कहा जाए कि ये सफलता है। सफलता बहुआयामी है। बहुआयामी का अर्थ होता है कि आप लगभग ऑल ओवर काफ़ी कुछ जानते हो, उस सबको मिला करके सफलता मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कॉन्वेंट स्कूल की जो शिक्षा है उसमें क्या है कि हमारा जो माइंड सेट है वो इस प्रकार से बच्चों का माइंड सेट हो जाता है कि जैसे किसी बच्चे के माइंड में माँ बाप के द्वारा या आस पड़ोसियों के द्वारा ये सेट कर दिया गया कि तुमको बेटा डॉक्टर बनना है, तो उसे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं कुछ नहीं बना। या किसी को ऐसी प्रकार से इंजीनियर है या आईएएस है या पीसीएस है। कई बार आपने देखा होगा, आपने सुना होगा और देखा होगा कि बड़े बड़े आईएएस पीसीएस पदों पर रहते हुए डीआईजी जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी न्यूज़ पढ़ी है आपने? जी सर, पढ़ी है ना। तो अब आप ये बताइए कि जो अगर कोई व्यक्ति जो है डीआईजी है और डीआईजी पद पर रहते हुए यदि वो सुसाइड कर रहा है तो वो सफल कैसे हो गया? सफल उसे नहीं मानेंगे। तो सफलता का जो पहला मापदंड है कि आपके जीवन में सबसे पहला आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और स्वास्थ्य में आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। इसके अलावा आप दुनिया में जो सामाजिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, मतलब चारों तरफ की जो नॉलेज है वो आपको लगभग हर तरीके की नॉलेज हो, और नेशनल भी हो और इंटरनेशनल नॉलेज भी हो। अधिक से अधिक आपको भाषाएं आएँ। ये सब तो बाहर की चीज़ें जिससे आपका जो चरित्र, वो क्या नाम है, आपका जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो पहली सफलता है वो है कि हमारे यहाँ देसी में कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता किसी एक वस्तु विषय की मोहताज नहीं है। सफलता का मतलब यह है कि पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप हेल्दी सोच सकें, बढ़िया आप नींद ले सकें, आपका बढ़िया भोजन करने का आपके अंदर जो है अच्छी इच्छा हो, आप हैप्पी फील करें, गुड फील करें। लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि जो हमको ट्रेंड किया जाता है, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, आप भी छोटी रही होगी तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे की कोई डिज़ायर नहीं होती, उसको बेचारे को अगर एक छोटा सा कोई टॉय मिल गया उसी में खुश है, हैप्पी है, इतना खुश होता है वो कि वो उसके अंदर से खुशी निकल रही होती है। और उसी खुशी को देखते देखते एक समय आ जाता है कि वो खुशी जो है कहीं गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है कि आप मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसकी फिर साइकिल लेने की इच्छा थी, साइकिल लेने के बाद फिर बाइक लेने की, फिर कार लेने की, लेकिन वो चीज़ें खरीदता चला जाता है, साथ ही साथ उसकी खुशी उसके साथ ख़त्म भी होती चली जाती है। तो इससे पता चलता है कि खुशी वस्तु में नहीं है, खुशी आंतरिक है। आंतरिक खुशी कैसे होती है? जब आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप अच्छे हैं, अच्छे से आप जी रहे हैं, आप अंदर से हैप्पी हैं, तो उसी का नाम सफलता है। सफलता किसी वस्तु विशेष पदार्थ का नाम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे कुछ एक और शब्द है, क्या है कि अगर जैसे मान लीजिएगा कि एक विषय विशेषज्ञ हो जाता है। विषय विशेषज्ञ का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर हो गया, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर
को लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। नो डाउट वो पढ़ा लिखा है, लेकिन सिर्फ अपने सब्जेक्ट का। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड में आप देखिएगा कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन अपने सब्जेक्ट का। ज़्यादातर सफलतम व्यक्ति को उसको माना जा सकता है जिसे हर परिवेश का, हर संस्कृति का और हर एज ग्रुप का जिसे नॉलेज हो। जैसे अगर छोटे बच्चे से बात करनी है तो कैसे करनी है, बड़े से करनी है तो कैसे करनी है, बुजुर्ग से करनी है कैसे करनी है, ये बहुआयामी जब आपके अंदर प्रतिभा आ जाती है उसे सफलता मान लेते हैं। जी सर, अगला सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो एक और होता है, आप सक्सेस नहीं हो पाते, उसका मेन कारण होता है डिस्ट्रैक्शन। तो सर उसके लिए फोकस बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना फोकस ऐसे डेली रूटीन में से क्या बदलाव करें जिससे फोकस अच्छा हो और पढ़ाई में मन लगे, तो ऐसा क्या करना चाहिए? देखो, आपने देखा होगा बेटा कि जो घोड़ा होता है, घोड़ा तांगे में चले या उसकी कोई सवारी करे तो उसके एक आँखों पर एक वो बांध दिया जाता है जिससे वो साइड में नहीं देख पाता। तो हम भी जब छोटे थे तो हम भी सोचा करते थे कि इसको इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। तो बाद में पता चला कि उसके वो जो बांधा जाता है चमड़े का, जो उसके चेहरे पर मास्क टाइप का लगाया जाता है, वो साइड कवर कर देता है। साइड कवर करने से क्या होता है कि घोड़े को आसपास का नहीं दिखता, सिर्फ सामने दिखता है। सामने दिखने पर घोड़े को ये पता नहीं चल पाता कि मैंने कितनी दूरी तय कर ली। अगर घोड़े को साइड देखने देंगे तो डिस्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से हमको अपने जीवन में सिर्फ लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए, उसके रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि हमारे साथ क्या हो रहा होता है कि हम जिस एज ग्रुप में होते हैं, जहाँ भी कहीं होते हैं, हमारे समानांतर जो लोग होते हैं वो भी कुछ न कुछ कर तो रहे ही होते हैं। तो उनको भी हम देखना शुरू कर देते हैं, है ना। उनकी कोई भी क्रियाकलाप है तो वो भी हमसे निगाह तो हमारी जाएगी, निगाह जाएगी तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उसको डिसाइड करें और डिसाइड करने के बाद में उसी प्रकार से एकाग्र होकर के उस तरफ जो है प्रयास करें जैसे घोड़े के एकाग्रता केवल अपने लक्ष्य पर होती है। जी, तो अगला सवाल मेरा ये था कि जैसे आजकल पैनिक बहुत हो जाता है, पढ़ाई आपको पता ही कितनी डिफ़िकल्ट है, कंपटीशन कितना है, तो माँ बाप की उम्मीद पे बच्चे नहीं खड़े हो पाते हैं, उस वजह से बच्चे नेगेटिविटी काफ़ी आ जाती है, तो पैनिक रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या करें ऐसा? देखो, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप अपनी एज के जो बच्चे हैं, आप अपनी एज के बच्चों के लेवल की जो बातें हैं कर रही हो, बल्कि मैं तो कहूँगा कि काफ़ी जो बड़ी बड़ी एज के लोग हैं उनमें भी ये समस्या होती ही है। इसका कारण क्या है? आपने कहा कि पैनिक हो जाना, तो पैनिक इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप चीज़ें बाहर देख करके और इंस्पिरेशन लेंगे तो आप पैनिक हो जाएंगे, और जब आप अपने अंदर से यानी स्वयं के अंदर की आवाज़ जब आप सुनेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई संत है, महात्मा है, जंगल के किनारे रह रहे हैं और बहुत साधारण से वस्त्र पहने हुए हैं, साधारण सी कुटिया में रह रहे हैं, साधारण सा भोजन कर रहे हैं, तो आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि ये दुखी है, ये सुखी है, क्योंकि सुख की और दुख की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। सुख जब आप अंदर से सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं तो वो सुख है, और जब अनसेटिस्फाइड आप होते हैं तो वो दुख है। तो बाहर की जो दुनिया है, इस बाहर की दुनिया को देख करके जब आप अपना मॉरल डिज़ाइन करते हैं, जब अपना लक्ष्य डिज़ाइन करते हैं, तब आप पैनिक होते हैं। अगर आप अपने को पहचानने में उतनी शक्ति लगा दें, अपनी क्षमता लगा दें, तो इस दुनिया में कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता। जैसे तलवार की बहुत वैल्यू है कि भाई तलवार से युद्ध लड़ा जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है, लेकिन सुई की वैल्यू भी कम नहीं है। यदि कोई कपड़ा सिलना हो तो तलवार नहीं सिलेगी उस कपड़े को, उसे सुई ही सिलेगी। तो जैसे सुई तलवार को देख करके अगर ये सोचने लग जाए कि मुझे तलवार बनना चाहिए, या तलवार ये सोचने लग जाए कि मुझे सुई बनना चाहिए, तो यहाँ मतलब पैनिक हो जाएगा व्यक्ति, है ना। तो अपनी प्रतिभा को आप जो है ऑब्जर्व करें, और अपनी प्रतिभा को ऑब्जर्व करके अंदर से जीना शुरू करें, अपने को पहचानें कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है और क्या आपने सुबह से शाम तक जो किया है उससे आप संतुष्ट हैं। तो अपनी संतुष्टि सेल्फ करें, बाहर देख करके ना करें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है।
एक एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा आप बच्चे को दूँ कि हमारे यहाँ कई धनवान जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, अगर इनसे भी ये पूछा जाए कि आप कुछ चाहते हैं, तो ज़रूर अभी इनकी कुछ सपने ऐसे होंगे जिनसे अभी ये संतुष्ट नहीं होंगे और ये भी कहेंगे कि अगर मैं कुछ और मुझे मिल जाए मैं वो बन जाऊँ। इनसे भी ज़्यादा बड़े पैसे वाले होंगे तो उन जैसा बनना चाहते होंगे। यही डिस्ट्रैक्शन है, यही पैनिक। सर जैसे अभी आपने प्रतिभा कहा, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बच्चे अपना टैलेंट नहीं पहचान पाते हैं। जिसमें मान लीजिए किसी में अच्छा हुनर है वो नहीं पहचान पाता है, तो कैसे टैलेंट पहचाने और करियर को डिसाइड करें? टैलेंट पहचानने का जो सबसे सुगम रास्ता है वो टैलेंट का सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसमें आपकी रुचि हो। पहला, जिस काम को करने से आपको खुशी मिले। दूसरी बात, जिस काम को करने से आप थकान महसूस न करें। तीसरी बात, और जिस काम को आप फ्री में भी कर सकें जी। तो 4 ये जो मैंने लेसन दिए। पहला, जिस काम को करने में आपकी रुचि हो, जिस काम को करने से आपको थकान न हो, जिस काम को आप करने से आपकी, क्या बोला था मैंने, आप वो ना हो, आप फ्री में भी कर सकें। अर्थात ये आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरी रुचि का कार्य है। रुचि का कार्य करने से क्या होता है कि आप कभी थकते नहीं हैं और आपको कभी वो काम खराब नहीं लगता। एक क्या होता है कि मान लीजिए कि माता पिता हैं, अगर मतलब एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर माता पिता, एक माँ जो है डॉक्टर है, पिता इंजीनियर है, तो माँ चाह रही है कि ये डॉक्टर बन जाए, पिता चाह रहा है ये इंजीनियर बन जाए। एक्चुअली मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, जो भी हमें देखेंगे वो इस बात को समझेंगे कि कई बार माता पिता अपने जीवन में अपने सपने जो पूरे नहीं कर पाते, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन्हें नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं बच्चों से उम्मीद रखते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो कर लें जो हम नहीं कर पाए। तो इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, लेकिन उसके कद की उम्मीद रखिए कि उसका कद आपसे ऊपर जाए, अर्थात उसकी जो वैल्यू है लाइफ की वो आपसे ऊपर जाए। लेकिन आप ये उम्मीद में रखिए कि आपने जो किया वही वो करे, उसको सेल्फ करने दीजिए। सर एक और बड़ी वो है कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये भी कि कंपनियां, मतलब जैसे बैड कंपनी होती है, गुड कंपनी होती है। अगर अच्छा इंसान है बैड कंपनी में चला गया तो उसी लेवल पे आ जाएगा, और अगर कोई बुरा इंसान है वो अच्छी कंपनी चला गया सुधर जाएगा। कंपनी कैसे पहचाना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है। जैसे हम कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं, कुछ हमारे यार दोस्त होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, माँ बाप भी कहते हैं अच्छे नहीं है, तो संगति और थोड़ा एडिक्शन भी काफ़ी हो जाता है, तो उसका देखो, जिसे आप कंपनी कह रहे हैं इसे हिंदी में संगति कहते हैं। सताम सज्जनानाम संगति सत्संगति। सज्जन पुरुष का संग को सत्संग कहते हैं। सज्जन का यह अभिप्राय यह है कि जिसकी आदतें जो है वो अनुकरणीय हों। जैसे आपने किसी को देखा तो उसको देख करके आपको ऐसा लगे कि इसकी जो प्रतिभा है या इनके द्वारा जो कार्य किया गया, चाहे वो उनकी छोटी छोटी निजी मतलब रूटीन लाइफ की ही एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, तो उनको देख करके अगर आपका ये मन करे कि ये अनुकरणीय है तो वही जो है कंपनी है। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारा जो जन्म होता है वो जन्म हमारा, चूँकि हम जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम पहले भी थे और हम आगे भी कुछ होंगे, अर्थात हम पूर्व जन्म और परम जन्म दोनों को मानते हैं। तो हमारी क्या होती है, हमारी जो डेस्टिनी होती है वो पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में निर्धारित होती है। जैसे आप देखिएगा कि कोई बच्चा बुरी संगत को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, जबकि उसको समझाने वाले समझा रहे हैं और माता पिता चाहते भी नहीं कि आप बुरी संगति में जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि बार बार बुरी संगति में जाएगा, बुरी चीज़ों को जल्दी से कैच कर लेगा, उसके संपर्क में आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा बच्चा है, उस दूसरे बच्चे में आप देखेंगे कि वो जो अच्छी संगति है, अच्छी हैबिट्स हैं, उन्हें जल्दी कॉपी करेगा। तो इसमें क्या है बेटा, 50% तो आपका वर्थ से ही है, अर्थात आप किन की संतान हैं और किन संस्कारों के साथ आप पैदा हुए हैं, किस माता पिता से आपका जन्म हुआ है और पहले आप किस तरीके के मार्ग पर थे, उसके आधार पर ये 50% डिसाइड होता है और 50% आपकी परवरिश डिसाइड करती है।
तो 50% तो मैंने कहा कि आपका पूर्व जन्म का संस्कार है। कि जैसे पता लगा कि हमारे यहाँ धर्म में ऐसे कई सारे उपदेश हैं, जैसे एक धुंधकारी पैदा हुआ था, महाभारत श्रीमद् भागवत की कथा है। वो बचपन में ही इतना उद्दंड था कि अपने जो संग के बच्चे थे उनको किसी को जला देना, काट लेना, धक्का दे देना, गिरा देना। ऐसे बच्चे आज भी होते ही होंगे, है ना। इसके अपोजिट कुछ बच्चे ऐसे विनम्र होते हैं कि अभी आप छोटी सी उसकी एज के आधार से देखेंगे तो पता लगा वो अपनी चॉकलेट किसी को दे रहा है, अपना टॉय किसी को दे रहा है, या किसी के लग गई है तो उसको हेल्प कर रहा है, ये सब होता है। लेकिन ये 50% उसमें चला गया। 50% चला गया कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। वो वही सीखता है जो उसके माता पिता कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये शब्द जो है इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि बच्चा पहले 5 वर्ष तक उसकी माँ उसकी गुरु होती है, अर्थात वो अपनी माँ को कॉपी कर रहा होता है। और उसके बाद में फिर जो है आगे के 5-10 वर्ष वो अपने पिता को कॉपी कर रहा होता है। आप ज़्यादातर देखिएगा कि लड़कियां जो होती हैं वो मोस्टली माँ को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, वो चाहती हैं मैं अपनी मम्मी जैसी बनूं। ऐसे ही जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मैं अपने पिता जैसा बनूं। तो अर्थात क्या हुआ, अर्थात यह हुआ कि उसने लगभग 75%, इसका रेशो हमने निकाला, 50% उधर डाल दिया और 50% हमने 25% माता पिता को दे दिया, बचा 25%। तो 25% वो जो है बाहर की दुनिया से, अर्थात अपनी एजुकेशन फील्ड से सीखता है, जिस स्कूल में जाता है, जैसे भी करता है। यहाँ आपको ये भी चीज़ समझने के लिए है, जैसे मान लीजिएगा कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो बड़े वैल्यूएबल स्कूल हैं, जिसमें लोग एडमिशन कराने के लिए मारामारी करते हैं और उसमें एडमिशन मिल जाए तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। सभी अपने अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर, अपनी एजुकेशन के आधार पर जो है स्कूल का चयन करते हैं। अब देखने में आता है कि जो स्कूल हैं वो सारे के सारे स्कूल की जो बोर्ड है वो एक ही है। मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है तो हर सीबीएसई स्कूल की जो मार्कशीट है उस पर सीबीएसई ही लिखा होगा, स्कूल का नेम नीचे लिखा होगा। तो इसमें फिर किसी स्कूल की वैल्यू ज़्यादा और किसी स्कूल की वैल्यू कम कैसे हो जाती है? वो ऐसे हो जाती है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल रूल हैं उसके, जो उसका लाइफ स्टाइल है स्कूल का, उनका जो डिसिप्लिन है, जो संस्कार है, उसके आधार पर उसकी वैल्यू घट बढ़ रही है। ठीक है ना, डिग्री के आधार पर घट बढ़ नहीं रही है। अगर आप इसको जॉब के दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां आपने अपनी डिग्री लगाई है, अगर वहां किसी दूसरे स्कूल का बच्चा भी अपनी डिग्री लगा रहा है और उसके अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। तो ये है मामला। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये मतलब टोटल सब मिला करके आपकी संगति डिसाइड करती है। और जो आपने कहा कंपनी, तो जैसा आपका स्वभाव होगा, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र होंगे और जैसे आपकी पहले की जो यात्रा रही होगी, उसके आधार पर आप यहाँ चीज़ें पकड़ना शुरू कर देंगे। जैसे यदि किसी बच्चे में चोरी की उसकी मतलब चीज़ें अच्छी नहीं है तो बैड जो हैबिट्स हैं उन्हें कॉपी जल्दी करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो अब अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छे लोगों में उठिए और अंदर से जो आपको बेहतर लगे उसे करिए। आखिरी सवाल हमारा ये था सर आपसे कि क्या एस्ट्रोलॉजी हम स्टूडेंट्स के भी काम आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। एस्ट्रोलॉजी क्या है कि जो अभी मैंने कहा कि 50% आपकी जो यात्रा है वो पहले से है और 50% आप तय करेंगे। तो इसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं भाग्य और कर्म। तो जो 50% जो पहले आप तय कर चुके हैं, जो आपके जन्म से ही है, उसे आप कहेंगे भाग्य। अर्थात आप पहले कुछ अच्छा करके आए थे तो आपको इस जन्म में भी माता पिता अच्छे मिल जाते हैं, परवरिश अच्छी मिल जाती है और आपकी सोच भी उसी आधार से इस जीवन में भी हो जाती है। और दूसरा जो है क्या है कि जो इधर जो 50% है ये कर्म के अंतर्गत आ गया। कर्म का मतलब ये है कि आप कैसे अपने आप को डिज़ाइन करते हैं, कैसे अपना जो है रख रखाव करते हैं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी के संपर्क में आते हैं, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो कुछ ज़्यादा ही मतलब दूषित हो गई है। मैं उस दूषित एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल जो विशुद्ध एस्ट्रोलॉजी है, जो आपको ये बताती है कि आप क्या हैं और आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उस एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर
जो बच्चे के ग्रह नक्षत्र हैं वो ये बता देते हैं कि हमारे पास जैसे ढेर सारे पेरेंट्स आते हैं, वो ये जो आना जाना रहता है ये फरवरी से लेकर के और अप्रैल जून तक सबसे ज़्यादा जो है आते हैं माँ बाप। वो यही जानने आते हैं कि जैसे बच्चा है इसे हम किस लाइन में भेजें, बायो दिलवाएं, मैथ दिलवाएं अथवा इसको कॉमर्स दिलवाएं, इस तरीके से वो डिस्कस करते हैं। तो हम उन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और लगभग 100% हम उस बच्चे से ये कहलवा लेते हैं कि आपकी रुचि ये है, और वो कहता भी है। तो लगभग जो वो पहले से सोच के आए होते हैं या जो बच्चे की अपनी जो इच्छा होती है वही जो है वहाँ निकलता भी है। तो इससे ये पता चल जाता है, आप ऐसे मान के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी एक आपका एक मैप है, चार्ट है वो, है ना। वो आपको अगर आपको चार्ट मिल जाए, आपको नेविगेशन अगर आपके मोबाइल में लगा के आपको कहीं भेजा जाए तो आप सही डायरेक्शन में चले जाते हैं। दिशा और दशा तय करती है एस्ट्रोलॉजी। दिशा माने डायरेक्शन और दशा माने आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है, वो प्रेजेंट पोजीशन के आधार पर ही आप जो है आगे की यात्रा तय कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो साइकिल से खड़ा हुआ है जाने के लिए और आप उससे कह रहे हो कन्याकुमारी चला जा, तो कन्याकुमारी तो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये प्रेजेंट पोजीशन दशा हुई। दशा ही उसकी वर्तमान परिस्थितियों का एनालिसिस करना, ये किस दशा में चल रहा है, शनि की दशा है, मंगल की दशा, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग कोई दशा खराब या अच्छी नहीं होती, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये देखा जा सकता है कि इस समय इस दशा में है। तो उसको मनोवैज्ञानिक रूप से ज्योतिष से जो उसका परीक्षण कर लिया जाता है, उसका डायरेक्शन फिट कर दिया जाता है और उसे जो है बता दिया जाता है, और जब वो उस डायरेक्शन में प्रयास करता है तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत बेसिक सवाल जो सबके माइंड में होते हैं उनका बहुत ही इजी तरीके से आंसर दिया, और मेरे को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।